हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्ट और उसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एसिड बेस, पीएच, बफर, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं आयनिक के अंदर। और इसका जो मेजर टॉपिक है, जो लास्ट मेजर टॉपिक है, बाकी सारे मेजर टॉपिक्स थे, लास्ट मेजर टॉपिक्स जो हमारा है सॉल्ट, वो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें, सॉल्ट जानते होंगे आप कैसे बनता है। ये एसिड प्लस बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। अगर आप इनका न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो बनेगा सॉल्ट और साथ में निकलता है वाटर। ठीक है, अब सॉल्ट आप लोग सब जानते होंगे, सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज़ें सब आपने 9th-10th में पढ़ी होंगी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्ट का कुछ कैटेगराइजेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, कि सॉल्ट किस किस टाइप्स के होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है एसिड बेस से मिलकर सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है मेरे पास में पहली कैटेगरी सॉल्ट की, वो आती है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो होता है जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस, जो एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है वो होता है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एसिड और बेस दोनों ही अपने H+ और OH माइनस कंप्लीटली निकाल दें, रिलीज कर दें, तो इनके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एसिड ले लिया मैंने, यहाँ मैंने बेस ले लिया, और इस जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे नेचर। जो मीडियम बनेगा उस मीडियम का नेचर क्या होगा। ठीक है, और वो जो सॉल्ट होगा उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, ये हम देख लेंगे इसमें। सबसे अगर पहले हम बात करें, इसमें टेबल में बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, हम लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और आप स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए तो मिलके जो आप सॉल्ट बनाएंगे, बनेगा सॉल्ट ही। एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा, बनेगा आपका सॉल्ट ही। लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? सॉल्ट का नेचर होगा न्यूट्रल। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही 100% H+ OH माइनस निकालेंगे, और 100% H+ और 100% OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे? 100% H2 बनाएंगे। इसलिए आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और सब सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो पीएच का वैल्यू कितना रहेगा? पीएच का वैल्यू आएगा 7। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक काम करिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए HCl और स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए NaOH, मिलके बनाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। या फिर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं जैसे कि H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो क्या बनेगा? Na2SO4। या फिर एक काम करिए, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए आप, जैसे कि आपने HCl लिया, स्ट्रॉन्ग बेस आपने KOH ले लिया, तो क्या बनेगा? KCl बनेगा। तो कहने का मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जो एसिड के पास कंप्लीट H+ है और जो बेस के पास कंप्लीट OH माइनस है, वो कंप्लीट H+ OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जब भी आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का नेचर मतलब सॉल्ट जिस मीडियम में होगा उस मीडियम का नेचर कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। जब न्यूट्रल है तो पीएच कितना रहेगा? पीएच 7 रहेगा। ये 7 लिखा है मैंने यहाँ पे, पीएच 7 रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एसिड वीक ले लेता हूँ, वीक एसिड, और बेस अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ, मैंने एसिड वीक लिया, बेस मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया। ठीक है, आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अब ये बताइए, इसमें बनने वाला जो सॉल्ट होगा उस सॉल्ट का मीडियम में नेचर कैसा होगा? सॉल्ट का मीडियम में नेचर कैसा होगा, मतलब वो मीडियम कैसा होगा? वो मीडियम होगा आपका थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें बेस 100% डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। एसिड वीक है इसलिए 100% डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलेंगे? OH माइनस। जब ज़्यादा क्वांटिटी में OH माइनस निकलेंगे तो आप कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन हुआ। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो सॉल्ट बना उसमें बेसिक प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा आ गई, बेसिक टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम है उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक, या इसको एल्कलाइन कह सकते हैं हम, और पीएच का वैल्यू जो होगा वो 7 से ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, वीक एसिड CH3COH ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए, क्या बनेगा? CH3COONA बनेगा। ठीक है,
अब तीसरा देखिए, मैंने लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, बट मैं यहाँ पे बेस वीक ले लेता हूँ, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने और बेस आपने वीक लिया। अब आप खुद सोचिए, जब एसिड बेस को मिलाओगे बनेगा सॉल्ट ही, लेकिन सॉल्ट जिस मीडियम में बना है उस मीडियम में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होंगे, उस मीडियम में ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे आपके पास में H+। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% H+ निकालेगा, तो H+ ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। वीक बेस है, ठीक है, 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो OH- कम क्वांटिटी में होंगे। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में है मीडियम का नेचर वैसा ही बन जाएगा, मतलब कैसा नेचर बन जाएगा, एसिडिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोनों ही स्ट्रांग हो तो कोई डोमिनेट नहीं करेगा, नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल मीडियम का। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लो तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो नेचर कैसा, बेसिक। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे नेचर कैसा हो गया, एसिडिक मेरे पास, और एसिडिक होने की वजह से जो मीडियम का जो नेचर होगा वो 7 से कम हो जाएगा, pH का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, वीक बेस में ले लेता हूँ NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ मैं HCl। तो HCl और NH4OH मिक्स करिए क्या बनेगा, NH4Cl, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने फोर्थ कैटेगरी पे। ये देखिए मैंने दोनों ही वीक ले लिए, वीक एसिड और वीक बेस। एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाएंगे, ये सबको पता है, लेकिन जब दोनों ही वीक हों, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, तो बनने वाले सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा परसेंट डिसोसिएट होता है। अगर वीक एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो H+ ज़्यादा निकलेंगे, नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अगर वीक बेस ज़्यादा डिसोसिएट हुआ, देखिए वीक है लेकिन डिसोसिएशन अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ इसके कंपेयर में, तो OH- ज़्यादा रिलीज होंगे, तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। और अगर दोनों का डिसोसिएशन लगभग बराबर रहा, मतलब दोनों का अल्फा का वैल्यू बराबर रहा, तो H+ जितने उतने ही OH- और जितने H+ उतने OH- दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो मीडियम न्यूट्रल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी वीक एसिड वीक बेस को आप मिलाओगे तो डिपेंड ऑन अल्फा। अल्फा यहाँ जानते होंगे आप, ये DOD होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, ठीक है। जो ज़्यादा परसेंट डिसोसिएट हो वही डोमिनेट करेगा नेचर में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वीक एसिड वीक बेस मिलाते हैं हम, CH3COOH और NH4OH मिलके क्या बनाएंगे, CH3COONH4। ये देखिए, तो मेरे पास पहला जो सॉल्ट आया वो है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो थे जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते थे किसका, एसिड बेस का, ठीक है। और एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में हमने देखा ये नॉर्मल सॉल्ट कितने तरह के हो सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवाए आपको, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए अब मैं अगर बात करूं इसमें, तो सॉल्ट का दूसरा कैटेगरी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, एसिडिक सॉल्ट। देखिए आप बोलोगे सर आपने इससे पहले बताया था कि सर सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। देखिए वो सॉल्यूशन का नेचर था कि जब आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया मीडियम के अंदर, वाटर मीडियम के अंदर, तो एज ए वाटर या सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का मीडियम कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया, वो एक अलग बात थी। यहाँ पे सॉल्ट का ही नाम दिया जा रहा है एसिडिक, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट, ध्यान से देखेगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है किसका, एसिड का। कहने का मतलब ये है कि आप एसिड लीजिए, आप बेस लीजिए, बेस तो अपने कंप्लीट OH- निकालेगा, बट एसिड अपने H+ नहीं निकाल पाएगा, उसमें एक H+, 2 H+ रह जाएंगे, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्ट को आप बोलोगे एसिडिक सॉल्ट। देखिए ये एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। हम एक काम करते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन एसिड का कराने के लिए हम वो एसिड लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा H+ हो, जैसे कि H2SO4 ले लीजिए आप, ठीक है। मैंने H2SO4 लिया, बेस में NaOH ले लेता हूँ। अब देखिए जब इन एसिड बेस को आप मिलाओगे, एसिड और बेस को मिलाया, तो इस बेस ने तो अपने OH- रिलीज कर दिए, ठीक है। सिंगल OH- था, इसके पास सिंगल OH- एनाइंस था, वो निकल गया, और इसमें एक मोल H+ ही निकल पाएगा, दूसरा मोल H+ रह जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसका क्या करना है मुझे, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए इसके पास एक H+ रह गया, तो ये किस
वे में आ गया HSO4 माइनस, और इसका तो OH माइनस निकल गया, तो ये किस में आया Na प्लस में, और मिलके क्या बनेगा NaHSO4। ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसको। इसमें वो H अभी प्रेजेंट है, इस सॉल्ट में वो H प्रेजेंट है जो H एसिडिक है, मतलब निकल सकता था लेकिन नहीं निकल पाया। तो याद रखिए वो सॉल्ट जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट, जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट होंगे वो सॉल्ट आपका कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर कोई H निकलता है, H वही निकलता है, यहाँ बताया था आपको, ये देखिए H वही निकलता है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है। ठीक है, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना, 3 या 3 से ज़्यादा वाला, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना खींचेगा उतना डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल प्लस आएगा, इसलिए H प्लस निकल जाता है। तो याद रखिए H वही रिलीज कर सकते हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हों। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो H जिसके साथ जुड़ा हो, जिस भी एटम के साथ जुड़ा हो, उसका साइज क्या हो, साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो H प्लस इजीली निकल सकता है। तो याद रखिए H प्लस निकालने की टेंडेंसी उन्हीं के पास होती है जो हाई EN से जुड़े हों, जो H हाई EN से जुड़े हों। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको इस पर क्वेश्चंस बताते हैं, क्वेश्चंस आ सकता है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ इस पर। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, देखिएगा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग एसिडिक सॉल्ट, इसमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा है आपको बताना है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन मेरे पास है NaHCO3, दूसरा है मेरे पास में NaHSO4, तीसरा है मेरे पास NaHSO3, ठीक है, फोर्थ है मेरे पास में NaH2PO3, 5 है आपके पास में Na2HPO3, 6 है आपके पास में NaH2PO4, और 7 है आपके पास में Na2HPO4। ठीक है, ये आई थिंक 7 ही सफिशिएंट है, बाकी तो आप लोग समझ जाएंगे देखते ही क्वेश्चंस को, आने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए कौन एसिडिक सॉल्ट है। अब कई बच्चों का सोचना क्या होता है कि जिसमें भी हमें H दिखेगा हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप सारे ऑप्शन को टिक करोगे क्योंकि सब में ही H है? नहीं, मैंने कहा था कि H वही रिलीज हो सकते हैं जो हाई EN से जुड़े हों। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए इसमें क्या लगता है आपको देखकर, इसमें कौन सा एसिड रहा होगा, देखिए NaOH आया होगा और एक क्या आया होगा H2CO3, दोनों मिलके क्या बनाए होंगे NaCO3। कहने का मतलब इसमें एसिड कौन सा रहा होगा H2CO3। ठीक है, इसमें कौन सा एसिड रहा होगा, देखिए एक मोल NaOH काम में लिया है तो एक H निकला इसमें बस, तो ये कौन सा रहा होगा एसिड H2SO4। ये देखिए इसमें कौन सा एसिड रहा होगा, इसमें एसिड रहा होगा H2SO3। देखिए इसमें कौन सा एसिड रहा होगा, देखो एक ही Na है, मतलब कि एक Na है तो एक NaOH लिया गया होगा, एक H निकला होगा, तो ये कौन सा एसिड रहा होगा पहले H3PO3। ये है H3PO3, ये रहा होगा, देखिए दो Na है, दो NaOH काम में लिए गए, मतलब दो H निकल चुके होंगे, तो H निकल चुके हैं तो उसमें दो H ऐड करके बताओ ये क्या रहा होगा H3PO3। ये समझ में आ रहा है कैसे बताया मैंने आपको, इसमें Na2 है, कहने का मतलब जब आपने एसिड बेस का रिएक्शन कराया होगा तो दो NaOH लिए होंगे, तो दो NaOH के दो OH और दो H प्लस निकले होंगे, तो मतलब दो H प्लस निकले होंगे, तो ऐड करके बताओ ये पहले क्या रहा होगा H3PO3। इस तरह इसको बताइए, ये रहा होगा H3PO4 और ये रहा होगा बेटा कौन सा H3PO4। ठीक है, देख के आप जज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखिए H2CO3 की बेसिसिटी का मतलब होता है कितने OH जुड़े हुए हैं। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि इसमें इसका एन फैक्टर की बात कर लूं, एन फैक्टर का मतलब होता है कितने H प्लस ये रिलीज कर सकता है, तो कितने H प्लस रिलीज कर सकता है 2, ये कितने कर सकता है 2,
ये कितने कर सकता है 2, ये कितने कर सकता है 2, ये कितने कर सकता है 2, ये कितने कर सकता है 3, ये कितने कर सकता है 3। देख लीजिए कितने H+ रिलीज कर सकते हैं, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये 2 कैसे करेगा, ये 3 कैसे करेगा, आपको कैसे पता? मैं अब इसको रफ करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसमें पूरा, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके पास 2 एसिडिक H है, कहने का मतलब ये 2 H निकाल सकता है। अभी कितने निकाले इसने? 1 निकाला है, 1 तो है, कहने का मतलब 2 एसिडिक H निकाल सकता है, मतलब 1 एसिडिक H है इसके पास। निकला कितना है? 1 ही निकला है, 1 है, कहने का मतलब 1 है, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। H2SO4 कितने निकाल सकता है? 2। फिलहाल अभी कितने निकाले हैं इसने? 1 ही निकाला हुआ है, 1 है अभी इस पे, निकाल सकता है बिल्कुल। नाउ इसकी अगर बात करें H2SO3 कितने H निकाल सकता है? 2, भाई 2 H होते हैं, अभी कितना निकाला है? 1, दूसरा भी निकल सकता है, देख के पता लग रहा है मुझे। अब यहां पे अगर मैं आता हूं, ये देखिए ध्यान से, H3PO3 2 H निकाल सकता है, कितने H निकाल सकता है? 2। यहां इस सॉल्ट में कितने H निकाले जा चुके हैं? देखिए H3PO3 था, यहाँ H2 रह गया, कहने का मतलब 1 H निकल चुका होगा, 1 H निकल चुका होगा, कितने निकाल सकता है? 2, तो अभी भी 1 H प्रेजेंट है इसमें, मतलब ये भी एसिडिक सॉल्ट है। अब जरा इसको देख के बताइए, H3PO3 2 H निकाल सकता है, यहां देखिए यहां पर कितने H निकल चुके हैं, कंपेयर करिए, 2 H निकल चुके हैं, ये H3PO3 था, यहाँ 1 H बचा है, मतलब 2 H निकल चुके हैं। वो कितने निकल सकते थे? 2। अब तो ये निकल सकता, अब जब नहीं निकल सकता तो क्या ये वो H होगा एसिडिक H? नहीं होगा, ये निकल ही नहीं सकता है यहाँ से, तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा। और इसकी अगर बात करें H3PO4 के 3 एसिडिक H, इसके पास भी 3 एसिडिक H, मतलब 3 H निकाल सकता है। अभी कितने निकाले? 1 निकाला, देखो कंपेयर करो, 1 निकाला, अभी 2 भी निकाल सकता है आराम से, अभी है इसके पास। ये देखो कंपेयर करो, अभी इसने 2 निकाल चुका है, लेकिन अभी तीसरा भी निकाल सकता है H, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 7 ये भी एसिडिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा, आपको जो भी सॉल्ट दे उस सॉल्ट में पहले आइडेंटिफाई करो कि एसिड्स कौन सा है, और ये देखो वो एसिड्स कितने H+ निकाल सकता है, ठीक है। अगर जितने H+ वो निकाल सकता हो, अगर उस एसिड्स में अभी 1 H+ या 2 H+ अभी रह गए हैं जो निकल सकते हैं, तो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर H3PO3 2 क्यों H निकालता है? इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। सबके स्ट्रक्चर्स तो हम अभी नहीं बताएंगे, पी ब्लॉक में आप सीख सकते हो, मैं केवल एक ही का स्ट्रक्चर बता जाता हूँ। H3PO3 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, P O OH OH H। मैंने कहा था कि H वही निकलते हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े होते हैं, एक तो H ये निकल सकता है, एक H ये निकल सकता है। आप बोलोगे सर ये H क्यों नहीं निकल सकता? ये H लो इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, जिसका En 2.1 होता है, तो ये H नहीं निकल सकता, इसलिए इसकी बेसिसिटी या इसका एन फैक्टर कितना होता है? 2, तो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ से मैं फिर कह सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इसमें केयरफुल लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट हमने देखा, अब तीसरा आता है मेरे पास, कौन सा? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, अगर मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूं तो देखिए ये भी सॉल्ट जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, बेसिक सॉल्ट आपको, ये मीडियम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सॉल्ट का खुद का नेचर है। बेसिक सॉल्ट कहने का मतलब ये क्या होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है किसका? बेस का। एसिडिक सॉल्ट जिसमें एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है, बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम वो बेस लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा OH माइनस हो, ताकि एक OH माइनस निकाल चुका हो, एक उसमें रह गया, क्योंकि मुझे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है मेरे पास, और मैं एसिड ले लेता हूँ HCl, ये देखिए, ठीक है। बेसिक सॉल्ट जिसमें बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना है, तो ये अपना एक ही OH माइनस निकाल पाएगा, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का, तो CaOH प्लस,
ठीक है। HCl अपने टोटली H+ निकाल देगा तो किस में आ जाएगा, Cl माइनस में, और ये मिलके क्या बनाएंगे, CaOH Cl। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कुछ कंपाउंड्स, कुछ सॉल्ट आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें OH की क्वांटिटी रह जाएगी, OH माइनस की क्वांटिटी, और जिसमें OH माइनस की क्वांटिटी रह गई है तो आप बोल सकते हो सर इन बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और इनको हम बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सॉल्ट से क्वेश्चन कम पूछेगा, एसिडिक सॉल्ट के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, 4th नंबर आता है मेरे पास में, ये देखिए 4th नंबर सॉल्ट की कैटेगरी का मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, CaOCl2, इसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, कहते नहीं कहते हो, इसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर का डिसोसिएशन देखा है आपने कैसे होता है, ये होता है Ca+2 में, ठीक है, Cl माइनस में और OCl माइनस में। ये देखिए कई बच्चों को तो इसका डिसोसिएशन नहीं पता होता, इसका डिसोसिएशन याद रखिए कैसे होता है, Ca+2 में, Cl माइनस में और OCl माइनस में। कहने का मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ निकल के आ रही हैं। पहली बात तो इसमें एनाइंस डिफरेंट तरह के एनाइन से, दो डिफरेंट तरह के एनाइन से कैटाइंस एक ही है, तो ये मिक्स सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट का मतलब क्या होगा, जब एनाइंस डिफरेंट हो, या फिर मैं कोई कंपाउंड ऐसा लेके आऊँ जिसमें कैटाइंस डिफरेंट हो, एनाइंस एक ही हो। यहाँ क्या है, कैटाइंस एक ही है, एनाइंस डिफरेंट है, तो ये होगा मिक्स सॉल्ट। ठीक है, मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट में समझ गए होंगे आप लोग। और दूसरा मैं जो बताने वाला था आप लोगों को बात, इसमें दोनों क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होगी, क्योंकि ये Cl माइनस है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना है बताइए, -1, और इस Cl की ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा निकाल के बता सकते हैं, -2 + x = -1, इसका आएगा +1। रेडॉक्स चैप्टर में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या होती हैं, -1 और +1। ठीक है, तो यहाँ हमने मिक्स सॉल्ट कंप्लीट किया, थोड़ा आगे चलते हैं इसमें हम। अब आता है मेरे पास में डबल सॉल्ट। आई थिंक ये 4th नंबर है अपना डबल सॉल्ट, और 5th नंबर आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट का मतलब है, डबल सॉल्ट में लेता हूँ KCl.MgCl2 डॉट, नाम सुना इसका आपने, 6H2, KCl.MgCl2 डॉट 6H2, कार्नेलाइट कहते हैं इसको, कार्नेलाइट। ठीक है, एक हमारे पास में K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, पोटाशियम भी होता है, मोर सॉल्ट भी होता है। कहने का मतलब ये वो सॉल्ट है, ये वो सॉल्ट है जिनको अगर वाटर में आप डालोगे तो ये पूरे आइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, पूरे आइंस में बिखर जाएंगे आपके, होते क्रिस्टल फॉर्म में, जब भी वाटर में डालोगे पूरे आइंस में ब्रेक हो जाएंगे। कौन से, डबल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया K4FeCl का होल 6, ये देखिए जब भी वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स और ये बाहर जो सिंपल आयन है मेरे पास, ये डिसोसिएट होगा, ये अलग अलग होंगे। कॉम्प्लेक्स पूरा डिजोल्व नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स आयंस के रूप में रहेगा। ठीक है, अब इनके बारे में जो थ्योरी होती है वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। तो आपने अभी देखा सॉल्ट वो होते हैं जो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। ठीक है, 5 तरह की कैटेगरी देखी आपने इसमें। पहली कैटेगरी थी नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कौन से थे, जिसमें एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने एसिडिक सॉल्ट देखा। एसिडिक सॉल्ट में एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है उसके पास में 1 मोल H+ से ज़्यादा H+ होनी चाहिए, समझ में आ रहा आपको। और बेसिक सॉल्ट कौन से थे, बेसिक सॉल्ट में बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, कहने का मतलब उसमें 1 मोल OH- से ज़्यादा OH- होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिक्स सॉल्ट देखा, मिक्स सॉल्ट के बाद डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी हमने बेसिक सॉल्ट खत्म कर लिए कि सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें चलेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है,
अब जो हम टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं आगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। इसके बारे में आपको पहले बता दूं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में बड़े बड़े ऐसे डेरिवेशंस हैं, ठीक है। आई थिंक डेरिवेशंस काफ़ी बड़े होते हैं, जब मैं बड़े बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो पूरा बोर्ड फिलअप हो जाता है उस डेरिवेशन से, ठीक है। एक तरह के सॉल्ट का डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि कभी एग्जाम में भूल भी जाओ तो आप निकाल सको फॉर्मूलाज, ठीक है। और बाकी के मैं फॉर्मूलाज आपको सीधे लिखवा दूंगा उसमें। एग्जाम में फॉर्मूलाज पे सीधे क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस चालू करते हैं।